देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही साथ आपको बता दें कार्यकर्ताओं के साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल के दौरे से उत्साहित हैं कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि जॉलीग्रांट से हरिद्वार के लिए सीएम केजरीवाल रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की मीटिंग में केजरीवाल ने शिरकत भी की। वहीं एक बड़े रोड शो में भी वो शामिल होंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का ये चौथा दौरा है। साथ ही हरिद्वार में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसी में से एक उत्तराखंड। और आपको बता दें कि देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से स्वागत किया गया अरविंद केजरीवाल का, एयरपोर्ट से ही तमाम समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही साथ जो उनके बड़े नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम उनका आज दिन भर लगा हुआ है। वो जो टैक्सी ड्राइवर थे उनके साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की, उस कार्यक्रम में शिरकत करी है। और साथ ही साथ रोड शो का आयोजन किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। उमा जी, क्या कुछ सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सीएम केजरीवाल का कार्यक्रम और उसके बाद कितने दिन तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम केजरीवाल? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी हरिद्वार आए हुए हैं और अभी हरिद्वार में उन्होंने जो ऑटो यूनियन के सभी लोग बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे ऑटो यूनियन वाले जो हमारे भाई हैं, उनके साथ उन्होंने अभी एक बैठक करी है। और उसके बाद वो ऑटो में बैठकर ही ऋषिकुल मैदान जहां परशुराम चौक पे जहां हमारी रैली शुरू होने वाली है वहां पर वो पहुंचेंगे। और आज हमारे एक रैली का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे ही प्रदेश से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और झंडे, पोस्टर्स, बैनर से पूरा हरिद्वार शहर इस समय इन्होंने पाट रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ उत्तराखंड में ये हमारा 2022 का जो चुनाव है वो लड़ने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कितने दिनों का कार्यक्रम है आज और आगे कब तक रहेंगे उत्तराखंड में? अभी अरविंद जी का आज का कार्यक्रम है, लेकिन अभी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी है कि शायद ये कार्यक्रम बढ़ भी सकता है। वो दिल्ली में एक्चुअली कुछ प्रोग्राम है, उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ भी सकता है। जी, और साथ ही साथ देखिए विपक्षी पार्टियां खासतौर पे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक तरह से कांग्रेस मजबूत देखी जाती है उत्तराखंड में। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड में एक मजबूत तस्वीर कांग्रेस की दिखाई पड़ती है। वहां पर आपको नहीं लगता कि काफी चुनौती भरा होगा आम आदमी पार्टी का सफर? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपको करेक्ट करना चाहूंगी और आपके शब्द ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का सूखा साथ होता दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी। मैं तो सवाल कर रही हूँ और आप क्योंकि विपक्ष में है तो आपको जवाब देना इस पे। नहीं, मैं आप जी करेक्ट करना चाहूंगी। जी, क्योंकि आपने ही इस बात को कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का सूखा साफ हो रहा है, तो पूरे देश में उत्तराखंड भी इंक्लूड है। आपको शायद हो सकता है कि कुछ गलतफहमी, लोगों का परसेप्शन इस तरह से हो कि कांग्रेस मजबूत हो रही है यशपाल आर्य जी के आने से, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस इतनी गुटबाजी में उत्तराखंड में फंसी हुई है। आप देखिए कि वहां पर जो देवेंद्र यादव इनके प्रभारी जी हैं वो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद हरीश रावत जी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज इनकी प्रदेश अध्यक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की रहती है आपस में, तो आप मतलब कहने की बात नहीं है। बच्चा उत्तराखंड का जानता है कि कांग्रेस इतने ज्यादा गुटों में बटी हुई पार्टी सब उत्तराखंड में है कि ये इनको हराने के लिए किसी बाहर वाले की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उमा जी, आपको नहीं लगता कि त्रिवेंद्र रावत के वापस आने, हरीश रावत के वापस आने से मजबूती मिली है कांग्रेस को? देखिए, हरीश जी 2 सीटों से अपने आप चुनाव हार चुके हैं 2017 में और इनके पास हरीश रावत जी के अलावा कोई और चेहरा, कोई युवा चेहरा कांग्रेस के पास है नहीं। एक व्यक्ति जो 2017 में अपनी दोनों सीटें जो गढ़वाल, कुमाऊं दोनों जगह से लड़े और दोनों जगह से हार गए, तो मैं नहीं समझती कि हरीश रावत जी कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमा जी हमसे जुड़ने का, तमाम चर्चा करने का। तो उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में। और सीएम अरविंद केजरीवाल भी, आपको बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा।
और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। की प्रयोगशालाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवनियुक्त चिकित्सकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को जो अलग अलग जनपदों में जाकर के शासकीय सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित होने और शासकीय सेवा में उन्हें जाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक काफी कम संख्या में थे, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया और जो विभाग की नीति थी उसके तहत केवल MBBS चिकित्सकों की ही नियुक्ति यहां पर होती थी। अगर कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आ भी जाता था तो अलग से उनके लिए कोई प्रावधान न होने के कारण वह जिस सम्मान का हकदार होना चाहिए था वह उसे नहीं प्राप्त हो पाता था। और अक्सर जब भी समीक्षा होती थी विभाग में, मैं अक्सर इस बात को कहता था कि अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको भी समाहित करते हुए उनके अनुरूप जो सेवाएं होनी चाहिए उसके अनुसार उन्हें तैनाती भी मिलनी चाहिए। अंततः शासन स्तर पर विभाग के इस नीतिगत निर्णय में व्यापक संशोधन किए गए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की व्यवस्था पहली बार उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है और जिसमें 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा ये मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में लोग उसकी पूजा करते थे, वह अपनी अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब
शासन ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में शुक्रवार को सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये अभियान अगले 15 दिनों के लिए 3 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के 100 चौराहों पर यह अभियान चलेगा और 2500 वॉलंटियर्स इस पर तैनात किए जाएंगे। आईटीओ चौराहे से अभियान की शुरुआत की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के 30% प्रदूषण में सबसे ज्यादा वाहनों का प्रदूषण है। साथ ही साथ इसे कम करने में यह अभियान काफी सफल साबित हुआ है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, बाहर से आने वाले ट्रकों पर रोक जैसे आपातकालीन कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर रिसर्च सर्वे बताते हैं कि दिल्ली के अंदर यहाँ का 30% प्रदूषण, इसके अलावा 70% प्रदूषण बाहर से आता है, यानी कि 30% जो प्रदूषण है वो दिल्ली के अंदर का है और उसके अलावा 70% जो प्रदूषण है वो बाहर से है।
वहीं राजधानी के 160 साल पुराने सदर बाजार थाने ने शुक्रवार को इतिहास रचकर दिल्ली पुलिस के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि डाल दी है। उत्तरी जिले के सदर बाजार थाने को देश भर में 15,555 थानों में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कराए जाने वाले वार्षिक सर्वे में थाने को हर मामले में सबसे बेहतर पाया गया। शुक्रवार को लखनऊ में हुए एक औपचारिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सदर बाजार थाना प्रभारी कन्हैया लाल यादव को ट्रॉफी देकर के खिताब से नवाजा। दूसरे नंबर पर ओडिशा के गंजाम जिले का गंगापुर थाना रहा। वहीं तीसरा खिताब हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला थाने को मिला। कार्यक्रम के दौरान देश भर के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी कार्यक्रम में शामिल रहे। सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर इस थाने को नंबर 1 जिस प्रथम श्रेणी में जब ये आया नंबर 1 घोषित हुआ तो उन्होंने ट्रॉफी दे करके सराहना की और उत्साह बढ़ाया पुलिसकर्मियों का। और दिल्ली के कारोबारी परिवार की बहू के साथ गैंगरेप के मामले में हरियाणा के एक गैंगस्टर ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही पीड़िता की अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है। पीड़िता के परिवार वालों ने नांगलोई थाने में इस बात की शिकायत दी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गैंगरेप के फरार आरोपी केस के वापस करने का दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से गैंगस्टर की ओर से धमकी दी जा रही है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित परिवार केशवपुरम इलाके में रहता है। पीड़िता के भाई ने शिकायत में बताया कि 3 साल पहले उसकी बहन की शादी रोहिणी साउथ इलाके में एक कारोबारी परिवार में हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद घर पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी के बाद कई लोगों ने मिल करके उस पीड़िता के साथ गैंगरेप किया और वारदात के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया जिसको बाद में धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें पीड़िता ने अपने परिवार की मदद से रोहिणी साउथ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य 2 आरोपियों की अभी वो फरार चल रहे हैं। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स से हो रही वसूली को आम आदमी पार्टी ने बंद कराने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि एमसीडी चुनाव में उसकी सरकार बनने से भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। पूरी दिल्ली में अलग से वेंडिंग जोन की पहचान होगी और लोग वहां अपना काम कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार एक विस्तृत नीति तैयार कर रही है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमसीडी और पुलिसकर्मी वेंडर्स से 500 से लेकर के 2,000 रुपए तक वसूलते हैं। पैसे नहीं देने पर स्ट्रीट वेंडर्स को उठा दिया जाता है, लेकिन पॉलिसी लागू होने से स्ट्रीट वेंडर्स को बैठने की जगह मिलेगी, उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इससे दिल्ली के हर तबके को फायदा होगा। भारद्वाज ने कहा कि टाउन वेडिंग कमेटी 7 दिसंबर तक सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन को लेकर के तमाम चर्चा चल रही है। आपको बताएं लॉकडाउन के बाद अब बसों और मेट्रो में यात्री खड़े होकर के भी यात्रा कर सकेंगे। वहीं डीडीएमए के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है, मगर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने अपने आदेश में मेट्रो और बसों के कैंपिंग भी लगा दी है। लेकिन अब मेट्रो में पहले की तरह सभी सीटों पर बैठने की अनुमति के साथ अब मेट्रो की हर बोगी में 30 यात्री खड़े होकर के यात्रा कर सकेंगे। साथ ही बस में भी यात्री खड़े होकर के सफर कर सकेंगे। वहीं डीटीसी व क्लस्टर सेवा की बसों में सीटों पर बैठने के सभी सीटों पर पहले की तरह ही अनुमति रहेगी और साथ ही बसों में जितने यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं उससे आधे ही यात्री अब खड़े होकर के यात्रा कर सकेंगे। डीडीएमए के इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नोएडा को 4वीं रैंक और गार्बेज फ्री सिटी यानी कूड़ा मुक्त शहर की श्रेणी में 5 स्टार रैंकिंग मिली है। नोएडा की रैंकिंग में इस बार जबरदस्त उछाल आया है। इससे पहले वर्ष 2020 में नोएडा को 25वां स्थान मिला था, जबकि वर्ष 2019 में 150वां स्थान और वर्ष 2018 में नोएडा को 324वीं रैंकिंग से संतोष करना पड़ा था। इस सर्वेक्षण में शामिल 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ शहरों की श्रेणी में भी नोएडा को अवार्ड मिला है। केंद्रीय
शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी को दिल्ली में क्लीनेस्ट मीडियम सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। इस मौके पर असिस्टेंट सीईओ प्रवीण मिश्र, ओएसडी अविनाश त्रिपाठी, ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह और एसएससी और एससी मिश्रा मौजूद रहे थे। आज नोएडा को जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। मुख्यतः 2 अवार्ड्स मिले हैं हमें। पहला, देश के 9 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग किया गया है। ये गार्बेज फ्री सिटी में जो स्टार 7 स्टार 4 रैंकिंग्स निकालते हैं और उसमें लगातार ये कंपटीशन हर साल चलता है। तो इस साल भी इस कंपटीशन में 7 स्टार किसी को नहीं मिला। 5 स्टार देश में 9 ही शहरों को मिला है, जिसमें से एक नोएडा है और उसका पहला अवार्ड हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो दूसरा अवार्ड हम लोगों को मिला है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, जो शहर के अलग अलग पॉपुलेशन साइजेस में विभिन्न सिटीज़ को बांटते हैं। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में इस साल लगभग 4300 शहरों ने, जो प्रत्येक कैटेगरी के हर साइज के विभिन्न 4300 शहरों ने प्रतिभाग किया। आज वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। रविवार को भी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 पर पहुंच गया। इससे पहले शनिवार को दिल्ली एनसीआर में AQI 355 पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह आंकड़ा 370 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। वहीं पड़ोसी जिले गाजियाबाद, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपायों की घोषणा की गई है। 21 नवंबर तक सरकारी विभागों के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम होगा। इसी के साथ ही राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।